उस्मान साहब, अब ये हम कुछ ब्लॉग्स बनने की बातें भी देख रहे हैं। खित्ते में एक हमें पॉलिटिकल शिफ्ट आता हुआ भी नज़र आ रहा है। कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं जो जिनके नाम सामने आ सकते हैं, जो एक अच्छा ब्लॉग बना सकती हैं? और अगर हम थोड़ा सा भारत की जाने भी बढ़ जाएँ, उस पर नज़र डालें, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खामोशी है। वहाँ के जो अवाम है वो अब खुद उनसे सवाल कर रहे हैं कि एक जानिब पाकिस्तान की सिफारतकारी है जिसकी दुनिया वाह वाह कर रही है, दूसरी जानिब क्या आपने हमारे साथ कर दिया है, हमारी इकॉनमी का क्या हाल हो चुका है, गैस शॉर्टेज वहाँ पर हो गई है, बिजली का बहरान वहाँ पैदा हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा वहाँ पर है। तो इस पूरे सिनारियो में इस वक्त जो पाकिस्तान है, जाहिर है उसकी सिचुएशन तो सबके सामने है ही। आने वाले वक्त में बताएगा कि जो मिडिल ईस्ट है खास तौर पे, ये आपको कहाँ पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इस खित्ते में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है? ये डेफिनेटली जो नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो उसके अंदर डेफिनेटली पैराडाइम शिफ्ट है एक तरह से। वो तमाम जो मिथ्स थी, तमाम पर्सपेक्टिव थे, तमाम आप कह लें कि जो नैरेटिव थे, वो सारे के सारे जो है डिबंक हो गए हैं। तो अब मगरिब का जो बनाया गया सिस्टम था उसमें तो फ्रैक्चर्ड हो चुका हुआ है। उनके अलायंसेस जो है उसके अंदर हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो मुझे लगता है ग्लोबल साउथ का ये सदी जो है एशिया की सदी है, और उसके अंदर ऑफकोर्स हम चाइना का राइज देख रहे हैं, ड्रैगन का, और जिस तरीके से पोलर बियर ने कम बैक किया है, तो एक रिसर्जेंस है जिसमें ऑफकोर्स ईरान जो है वो बड़ा रेलिवेंट अपना क्रेडिबल प्लेयर के तौर पे सामने है, एक रीजनल पावर के तौर पे। और पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक डिफाइंस दिखाया था 10 मई के बाद, हमें जो डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स मिले, वो उसको हमने अब दुनिया के अमन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से हम अमन के सफीर हैं और हमारी रीब्रांडिंग हो रही है दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिकली, तो मैं पाकिस्तान को जनूबी एशिया का जनेवा तस्वुर करता हूँ। और इकबाल ने कहा था गर तेहरान हो आलम मशरक का जनीवा, शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो मुझे लगता है तेहरान तो शायद अभी तक नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर आलम मशरक का जो जनीवा बन गया हुआ है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का एक सर्टन इमेज था वो बस्ट हो चुका हुआ दुनिया के अंदर, तो एक नई रिसेप्शन मैं देखता हूँ पाकिस्तान के एंड के ऊपर। एक स्ट्रैटेजिकली मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के अंदर आज के दिन, और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि हम जो है रेलिवेंट हैं, और दूसरे हम रिलायबल पार्टनर के तौर पे यहाँ पे सामने आया है। वेस्ट एशिया की आपने बात की, मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम कंट्रीज जो हैं एक आध को छोड़ के वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और यहाँ पे ईरान खित्ते के अंदर अगर किसी एक मुसलमान मुल्क पे रिलाय करता है या एतमाद करता है, और जिसके नारे की गूंज है वहाँ के ऊपर रेजोनेट कर रही है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान है। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान इंतहाई रेलिवेंट है। अब आप पाकिस्तान को चाहिए कि जो डिप्लोमेटिक हमारा क्लाउड है या कैपिटल है, उसे हमने ट्रांसलेट करना है अपने इकोनॉमिक डिविडेंड्स की तरफ है। देखें, ईरान की बात हो रही है, ईरान की कोई डिपेंडेंसी नहीं आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे। इकोनॉमिक रेजिलियंस वहां के ऊपर हमें नजर आती है 47 साल के अंदर, और पाबंदियां तो अमलन खत्म हो चुकी हैं। तो अमेरिका जो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता था अपनी इकोनॉमिक हेजमनी को, सैंक्शंस को, वो अमलन काम नहीं कर रही। $47 पे पर बैरल बेच रहे थे ईरानी, आज $110 पे बेच रहे हैं। आप नए हुर्मस को अच्छा उस्मान, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे जी। इस्मान, जो आप ये कह रहे हैं इकोनॉमिक डिविडेंड की जो बात कर रहे हैं, अभी देखें ये बात आम हो रही है, सारी दुनिया को पता चला पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से यूएई ने हमें कहा कि जी हमारे $350 बिलियन वापस करें, और पाकिस्तान ने प्लान करके कुछ वापस कर दिया, कुछ कर दे। अभी ये जो डिविडेंड की बात हो रही है, मेरी कुछ इतलात हैं कि इस हवाले से हमें एश्योरेंस दी गई है कि पाकिस्तान को जो हर सूरत में $16 बिलियन के रिजर्व रखने होते हैं अपने पास, ताकि ये 3 माह की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हो। IMF की शर्त भी है, और मेरी इतला है कि 1-2 दिन में ये स्टेट बैंक में पहुंच जाएगा। ये इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये बताएं कि अभी आपने ईरान की बड़ी अहम बात की है। पहले न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी कहती है कि पहले 3 पावर सेंटर थे बड़े बड़े, वो मॉस्को, वाशिंगटन और बीजिंग। अब वो कहते हैं तेहरान इज़ गोइंग टू बी अनदर 4th वन, वो जो है बनेगा। आपको लगता है कि ग्लोबल लेवल पे या मिडिल ईस्ट के लेवल पे ये ईरान एक बड़ा सेंटर बनेगा पावर का? इसमें सर एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी अभी पहुंचे हैं बिल्कुल जी पाकिस्तान। हम डिविडेंड्स की बात करें तो उनको भी नोट किया जाना चाहिए। जी उस्मान, खबर आई है। जी डेफिनेटली ये 3 अपना हिस्से हैं सवाल के। तो मैं ज़रूर सर समझता हूँ कि ईरान एससीओ के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर वो अप्लाई कर चुके हैं, बल्कि उसका हिस्सा बन चुके हुए हैं। आलमी सफारती तन्हाई उनकी ख़त्म हो चुकी हुई है चंद साल पहले से। जिस तरह रिप्रोचमा चाइना ने करा दिया था उनका सऊदी अरेबिया के साथ, और इस अपना जंग के अंदर याद रखें जंग बंदी आर्जी है, लेकिन इसका नतीजा मुस्तकिल है जो पूरी दुनिया ने देखा है। तो जो उनसे मुतल्लिक इमेज था उसके हवाले से यूरोप का जो रवैया मैं चेंज होते हुए देखता हूँ। स्पेन ने अभी फैसला किया है वो तेहरान में अपनी एम्बेसी
खोलेगा। और लेबनान के हवाले से जो उनका नवा पॉइंट है इसके अंदर, उसकी इंडोर्समेंट किया यूके ने और फ्रांस ने। और याद रखें ये मुज़ाकरात उस फ्रेमवर्क की बुनियाद के तहत हो रहे हैं जो तय किया था ईरान ने। तो ईरान ने स्ट्रेटजिक डिफीट दी है इसराइलियों को यहाँ पे, जो रीजनल हेजमोन है और ग्लोबल सुपर पावर को। तो जो लेबनान में आप इस वक्त देख रहे हैं, लेबनान इस वक्त इसराइल की स्ट्रेटजिक डिफीट की कीमत वहाँ पे अदा कर रहा है। लेकिन याद रखें ईरान के तमाम दोस्त उसके साथ थे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से उनकी कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है अभी भी, और सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी उनकी खत्म नहीं हुई है। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान की बात है, डेफिनेटली कैसी दुनिया, याद रखें सारे नैरेटिव मैंने जो सारी जिंदगी पीएचडी में पढ़ा, जो पढ़ाया गया, उस सारे का सारा डिबंक हो चुका हुआ है। आज की दुनिया मगरब का मॉडल जो है ऑफर नहीं कर रही। आने वाले वक्त के अंदर ग्लोबल साउथ वेलफेयर स्टेट का आइडिया लेके वैसे ही आएगा जैसे डेवलपमेंट का अच्छा उस्मान, एक और चीज़ भी बताइएगा, उस्मान एक और चीज़ भी बताइएगा। अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्लीज हील क्या है इस वक्त। वो कहते हैं कि अब अमेरिका के अखबारात ने लिख दिया कि ये मिलिट्री डिफीट अमेरिका की हुई है, नेशनल ह्यूमिलिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप लेके आए हैं। आपको क्या लगता है कि एक्लीज हील क्या होगी? अब किसी कोई ऐसी बुनियाद बनेगी कि वो कहेगा चले यार बहुत हो गया, मुझे पीछे हटना चाहिए? जी मेरे ख्याल में वो पीछे हट चुके हैं। याद रखें वो रिसीट कर चुके हैं और कंसीड किया, पहले उन्होंने तस्लीम किया, इसलिए जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं वो उसके मुखातिब मैं और आप नहीं हैं, वो उनकी लोकल बेस है जिससे उन्होंने जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर जाके अपना मुकदमा रखना है। उन्हें ट्रॉफी यहाँ से नहीं मिल सकी, इसीलिए हाईली लाइकली है वो लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हार जाएंगे। और एक्लीज हील की आपने बात की, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने बताया कि डिसाइसिव रोल प्ले करती है मिलिट्री माइट, आपकी वॉर मशीन। वो मिथ तोड़ के रख दिया ईरानियों ने यहाँ के ऊपर के फोर्स जनरेशनल वॉरफेयर, कन्वेंशनल जो मिलिट्री का पैराडाइम था, जो एक खास सोच थी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की 20वीं सदी के अंदर, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा किया गया था मॉडल, वो डन एंड डस्टेड हो चुका हुआ है। उनकी एफ फैमिलीज के तमाम तैयारे F-15E, F-16, F-18 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी ईरान की मट्टी का रिस्क बन चुकी हुई है। और एक ऐसा ईरान जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा था कि इनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। $13 बिलियन का इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हिट हो गया उनका, जिसको निकाल लिया गया गिराट 4। और इसी तरीके से गल्फ ऑफ ओमान से भी वो पीछे हट गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।